न्यूज़ नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर ज़ोया के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ कि उनको मशहूर उर्दू शायर गालिब साहब का एक शेर याद आ गया और वो मैं आपको ज़रूर सुनाना भी चाहूँगी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि बक रहा हूँ जुनून में क्या बक रहा हूँ जुनून में क्या कुछ कुछ ना समझे खुदा करे कोई। मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो गालिब साहब को याद किया और ये शेर उन्होंने लिख लिखा एक्स पर। आपको पता है मामला क्या है पूरा? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन उन पर एआईएमआईएम पर आरोप लगाया कि बीजेपी से पैसा लेकर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है। बस फिर क्या था, उधर से भी पलटवार हो गया और ओवैसी साहब ने भी राहुल गांधी से पूछ बैठे कि क्या आप अमेठी का चुनाव मुफ्त में हार गए या पैसे मिले थे। तो ये दोनों तरफ से जो है वो रसाकशी शुरू हो गई एक दूसरे पर आरोप लगाने की। ऐसा क्या कुछ हो रहा है तेलंगाना में जो इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं राहुल गांधी और ओवैसी के बीच में, और क्या कुछ राजनीति मोड़ ले रही है तेलंगाना में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो 4 सवाल भी राहुल गांधी से पूछे हैं, जिसमें से कि पहला है कि 2008 न्यूक्लियर डील में यूपीए को सपोर्ट करने के लिए हमने कितने पैसे लिए थे, हमने एआईएमआईएम ने। आंध्र प्रदेश में किरण कुमार रेड्डी की सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन में सपोर्ट करने के लिए कितने पैसे मिले थे? प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट करने के लिए जगन मोहन रेड्डी से मिलकर उन्हें मनाने के लिए मुझे कितने पैसे मिले थे? क्या आप अमेठी का इलेक्शन मुफ्त में हारे थे या पैसे मिले थे? तो ये 4 सवाल ओवैसी साहब ने राहुल गांधी के सामने जो है वो रख दिया। और क्यों रखा, क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी। मुकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ नशा में। मुकेश जी, जैसा कि आपने सुना, ओवैसी जी जो हैं वो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी कहाँ पीछे रहने वाले। दोनों के बीच में जो है वो युद्ध चल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल मुझे लगता है कि ओवैसी को राहुल गांधी का शुक्रगुज़ार होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे एक नेशनल लीडर ने ओवैसी की किसी बात पर टिप्पणी करना उचित समझा। हुँ, नहीं तो उनको राष्ट्रीय राजनीति में कोई बहुत सीरियसली लोग नहीं लेते हैं ओवैसी को, क्योंकि सबको पता है कि उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है और वो न्यूसेंस वैल्यू ये है कि अगर किसी भी पार्टी को मुस्लिम वोट कहीं मिलता हो, तो उसमें से कोई हिस्सा अगर ओवैसी तोड़ पाएँ, उसमें से कोई अपना छोटा-सा भी 1% आधा परसेंट हिस्सा ले पाएँ, तो ये दूसरे दलों की जीत होगी, ताकि जो एक चंक मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी के फेवर में जाकर अगर बीजेपी को हराता है, तो वो उसमें से कोई हिस्सा लेने वाला वो हो जाए। इसलिए हुँ, ओवैसी की राजनीति बहुत छोटी-सी राजनीति है। उस पर अगर राहुल गांधी ने पहली बार कोई टिप्पणी की है, तो मैं उसका कारण समझ सकता हूँ। वो ये कि तेलंगाना एक गढ़ है जहाँ पर हैदराबाद में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन का जो थोड़ा बहुत अगर कोई गढ़ है, जहाँ पर सीरियसली ओवैसी को ध्यान देना चाहिए था, इधर पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या उधर-उधर पैर मारने के बजाय, अगर जी, ओवैसी अपने हैदराबाद में ध्यान देते, तो हुँ, बीजेपी ने जो पिछली बार हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा था और हैदराबाद में उनको पटकनी देने की सोची थी, तो वो उनका उतना गढ़ वो नहीं ढहता हुँ, जितना उनका ढह चुका है। राहुल गांधी ने उनको केंद्र में लाने की कोशिश की है हैदराबाद के चुनाव में और तेलंगाना के चुनाव में। ये कांग्रेस की एक शातिर और सोची समझी राजनीति है। ओवैसी पहली बार बैकफुट पर हैं और इसी वजह से जी, वो उनके आरोप दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो राहुल गांधी पर पैसा देके अमेठी से हारने का आरोप लगाया, वो दरअसल वो आरोप नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप हारे तो आप तो गंभीरतापूर्वक हारे थे। हुँ, ऐसा नहीं है कि पैसा लेके हारे थे, या प्रणब मुखर्जी को हमने जो राष्ट्रपति बनवाया था, तो क्या हमने पैसा दिया था क्या? या जो किरण रेड्डी का सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया, ये चारों सवाल नहीं हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि राजनीति में गंभीर रूप से ऐसा होता है और वो हमेशा पैसे के लिए हो, ऐसा नहीं है। बीजेपी से पैसा लेके मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। ये वो हुँ, हुँ, मुझे नहीं लगता कि ये फ्रंट फुट पर दिया हुआ बयान है।
ये अपने बचाव में दिया गया बयान है। जैसे कि कांग्रेस की सीटें अगर 55 आई तो क्या पैसा लेके कम आई हैं क्या? कुछ इस तरह का कटाक्ष मुझे लगता है ओवैसी का। जी, मुकेश सर, एआईएमआईएम जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उसने राजस्थान में 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं और मध्य प्रदेश में 4 फिलहाल उम्मीदवारों के जो हैं वो नाम तय किए हैं। ये बताइए कि इस तरह की जो जुमलेबाज़ी है, जो बयान राहुल गांधी या कांग्रेस पे एक तरह से निशाना साध रहे हैं, आपको लगता है किसी तरह से ये कुछ फ़र्क ला पाएँगे अपने वोट बैंक में? मैं इसको थोड़ा-सा और कैनवास आपके लिए बड़ा करना चाहता हूँ। जो जी। ओवैसी ने राजस्थान या मध्य प्रदेश में चुनाव अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उसी ढंग से आम आदमी पार्टी ने भी यही काम किया है। हाँ, हाँ। तो ये जो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हुँ, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी। हुँ, ये दोनों ही एक ही काम करते हैं। ये वोट काटने वाली पार्टियाँ हैं और दोनों किसी से पैसे लेके चुनाव लड़ती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन किसी न किसी का एक साझा हित इनके पीछे छिपा हुआ है। जहाँ हुँ, जहाँ ओवैसी जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ केजरीवाल भी जा रहे हैं। और इन दोनों का ही मकसद एक है कि मुस्लिम वोट जो 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 भाजपा के विरोध में पड़ता है, उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाया जा सके, या जो हिंदू वोट है, जो कांग्रेस के पक्ष में पड़ सकता है, उसको हटाया जा सके। तो ये ए ए फॉर ओ फॉर ओवैसी और ए फॉर आम आदमी पार्टी, ये दोनों ए ओ, ये चुनाव का डेडली कॉम्बो है, जो 1 या 2% वोट इधर से उधर करता है और उम्मीदवारों को, दूसरे जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत को बिगाड़ने का एक खेल करता है। चलिए ओवैसी का तो समझ में आता है लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है, वो समझना चाहेंगे। कहा भी जा रहा है पहले से कि स्टेट में अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग रहेगी और जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें अलग तरह की। लेकिन इंडिया इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए भी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो या समाजवादी पार्टी को भी इसमें अगर हम शामिल कर लें तो वो किसी भी तरह से पीछे नहीं है कांग्रेस को डेंट लगाने में, पूरी कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि जो विधानसभा का चुनाव है, हुँ, उसने जो इंडिया अलायंस का एक टेम्पो बना था, जो एक भावना ये उभर के आई थी कि इंडिया की वो पार्टियां हैं जो करो या मरो के दौर में खड़ी हुई हैं। अगर हम लोग एकजुट नहीं रहे तो बीजेपी अगले चुनाव में, 2024 के हुँ, चुनाव में जीत जाएगी और इनमें से फिर आधी पार्टियों का सफाया हो जाएगा, जो इस भय के कारण उपजा हुआ ये गठबंधन था और लगता था कि अभेद्य है। लेकिन विधानसभा चुनाव ने इसमें बहुत क्रैक डाले हैं। वो विधानसभा चुनाव के लिए था भी नहीं और कांग्रेस, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर ज़्यादा क्लैरिटी में है। वो हुँ, अगर सारी पार्टियाँ अगर इसको क्लैरिटी पहले ही कर लेती, जो इनकी 13 सितंबर की बैठक हुई थी, समन्वय समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि हम हुँ, लोग भोपाल में एक चुनाव रैली करेंगे। 2 अक्टूबर के समय वो एक रैली होगी। उसके बाद पुणे में, फिर पटना में और कोलकाता में और चेन्नई में रैलियों का जो उनका कार्यक्रम था, वो भोपाल की जब रैली की घोषणा, उसको रद्द करने की घोषणा कमलनाथ ने कर दी और उसका जी, बेहद कारण ये साफ था कि वो नहीं चाहते थे कि स्टालिन वहाँ पर आएँ और सनातन धर्म की राजनीति वहाँ पर उस उल्टी पड़ जाए। क्योंकि हो हाँ, सकता था कि स्टालिन के खिलाफ वहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते और मध्य प्रदेश जो एक लैबोरेटरी है बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों के लिए ही एक लैबोरेटरी है। इस समय जीत का दारोमदार दोनों पर ही है, रस्साकसी में है। वहाँ पर अगर स्टालिन आते तो सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ा टूट-फूट हो सकती थी और वहाँ जो कमलनाथ की राजनीति है, वो हिंदुत्व की ही राजनीति है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका जो हिंदुत्व वाला चेहरा है, उस पर कहीं हुँ, डेंट लगे। लेकिन उस रैली के रद्द करने के तुरंत बाद से इस पूरे इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी दरारें दिखाई दी हैं और अ, वो लगता है कि ये संकेत ले नहीं पाए। कमलनाथ का संकेत ये था कि विधानसभा चुनाव में हमें इंडिया गठबंधन नहीं चाहिए। विधानसभा का चुनाव के लिए ये इंडिया गठबंधन बना ही नहीं है। उसके बाद जी, जो अखिलेश यादव के साथ उनका अखिलेश यादव अपनी शर्तों के साथ मध्य प्रदेश में पहुँच गए, जबकि पिछली बार एक ही सीट पर उनका कुछ दारोमदार था और हुँ, अगर आप 10 सीट माँगने चले जाएँगे तो कोई वहाँ पर देने वाला नहीं है। तो अ, रियलाइज़ेशन रियलिटी का रियलाइज़ेशन उनके पास नहीं है और आम आदमी पार्टी के पास तो पहले से ही नहीं है। आम आदमी पार्टी हुँ, तो हर ऊसर ज़मीन में जाके अपनी
जो अपनी पार्टी को उगाना चाहती है, उसको लगता है कि हर जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर नागफनी की भी खेती हो सकती है और आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है। और जी। हर उस जगह जाती है जहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है, चाहे वो गुजरात हुँ, का हो या गोवा का हो या पंजाब का हो, आपने नोटिस किया होगा। तो एक मॉडल है कि जहाँ कांग्रेस का वोट खिसके, वहाँ आम आदमी पार्टी उसको लेने की कोशिश करती है। और ये जी। कोशिश की राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों जगह है और हुँ, ठीक ओवैसी मॉडल है ये। ओवैसी हुँ। मॉडल ये है कि मुस्लिम वोट लिया जाए और केजरीवाल मॉडल ये है कि अल्ट्रा हिंदुत्ववादी राजनीति करके हिंदू वोट वो वाला जो बीजेपी को नहीं मिल सकता, वो काट लिया जाए। हाँ। इंडियन एक्सप्रेस आज का अगर देखिए तो उसमें कमलनाथ जी का इंटरव्यू निकला है और उसकी उन्होंने हेडर बनाया हुआ है कि राजीव ओपन लॉक्स एट बाबरी साइट, मैंने पढ़ा लेट्स है नॉट वो फॉरगेट इंटरव्यू। हिस्ट्री। जी, तो मुझे इस पर लगता है आपकी कि क्या ये क्या टिप्पणी करेंगे? मुझे ये आधा-अधूरा बयान लग रहा है उनका, वो शायद कहना आगे भी चाह रहे होंगे। हुँ, कमल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की एक उदार हिंदूवादी पार्टी रही है। मुसलमानों का वोट साथ में लेने के बावजूद लगातार कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को कभी एंटेगनाइज नहीं किया, बल्कि ये चाहा है कि अंदर से सॉफ्ट हिंदुत्व उनका हमेशा एक नारा रहा है। और जब राजीव गांधी सत्ता में थे और उन्होंने देखा कि हुँ, आरएसएस हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो एक गेम खेला था और शाबानो के मामले के बाद ये सामने ज़रूर हुआ था कि बैलेंसिंग एक्ट के तहत जो है बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया जाए। राम मंदिर, जिसको राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा बोलते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं, कमलनाथ ने जो कहा वो मैटर ऑफ फैक्ट है। मैं मैटर ऑफ फैक्ट और जोड़ना चाहता हूँ। जी सर। वो ये कि 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद पर अटैक हुआ कार सेवकों का और वहां हुँ, पर रामलला की मूर्ति स्थापित करने की बारी आई, तो वहां से एक 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 द्वंद था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये और कई किताबों में बात सामने आ चुकी है। अगर नरसिम्हा राव चाहते तो एक तगड़ा एक्शन लेकर वो उस मस्जिद को आधा अधूरा तो बचा ही सकते थे। लेकिन अ, ये पीवी नरसिम्हा राव का ही गेम था कि अगर मस्जिद पर कार सेवकों का अटैक हो ही गया है और वहां पर कार सेवा शुरू हो गई है, तो आधी अधूरी मस्जिद वहां पर ना रहने पाए, इसलिए 36 घंटे तक वहां पर मस्जिद गिरने के बावजूद हुँ, नरसिम्हा राव एकदम स्लम्बर मुद्रा में सोते रहे थे। और जब उस पर एक मंदिर खड़ा हो गया, तो तब जाके उनकी नींद खुली थी, तब जाके पीएमओ एक्टिवेट हुआ था। वो इस वजह से कि क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद गिर जाती और वहां पर कुछ भी ना होता, कोई स्ट्रक्चर ना होता, तो विवाद बचा रह जाता। कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ये अपनी चाल चली कि वहां पर जो जो मलबा खत्म हो गया है, वो जो जब सब कुछ नीचे गिर गया है, वहां पर मेक शिफ्ट ही सही एक मंदिर बन जाए, और वो बनने हुँ, दिया गया। मुझे लगता है कि कमलनाथ को उतना भी बोलना चाहिए था आगे, क्योंकि हुँ। इससे उनको और भी मध्य प्रदेश में फायदा लगता है। लेकिन ये ऐसा फैक्ट है जिसको बोलने से उनके लिए उनके पास कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। ये मैं उनको सप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाहता जी, हूँ। अगर उनको जी। हिंदुत्ववादी राजनीति ही करनी है तो थोड़ा-सा और बढ़ जाइए। अच्छा, तब और अब में आप मुस्लिम वोट बैंक जो है उसमें क्या शिफ्ट पाते हैं? मुस्लिम वोट बैंक के सामने क्या ऑप्शन है? क्योंकि वो डेफ़िनिटली उसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहेगा जहाँ के उसको ये लगे कि उसका फ्यूचर महफ़ूज़ है। तो आज की डेट में जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, आपको क्या लगता है मुस्लिम वोट बैंक के लिए ज़मीन कहाँ ज़्यादा मज़बूत है? उसको कहाँ मज़बूत ज़मीन रादर मिलने की उम्मीद है? देखिए, मैं 2 यहाँ एक एक तो मैं थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक करना नहीं चाहता इस बात से, इस शब्द से। जी। मुस्लिम वोट बैंक अ, अब मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब हुँ, हिंदू वोट बैंक है। ये 2014 से पहले की राजनीति का शब्द था, जब मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था। अब उसमें सेल लगाने वाले ओबीसी भी हैं, उसमें एसपी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है। और हुँ, बिखराव भले ही ना हो, लेकिन मुसलमान एज़ ए वोटर उनके सामने डिलेमा ज़रूर खड़ा होता है कि इनमें से जीतेगा कौन?
और हुँ। वो उनको अपने छठे सेंस से तय करना पड़ता है कि बीजेपी को हराने वाला कौन है। ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुस्लिम ये तय कर पाए कि कौन-सा वाला जीतेगा। किसी को लगता है कि एसपी वाला जीत सकता है, किसी को लगता है बीएसपी, बस उनके सामने बस एक क्लैरिटी ज़रूर रहती है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। लेकिन कांग्रेस को देना है, बीएसपी को देना है, एसपी को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, ओवैसी को देना है। इसमें से किसका उम्मीदवार मजबूत है? ये क्लैरिटी अब मुसलमान वोट बैंक के सामने नहीं रह गई है। वो अब वोट बैंक नहीं रह गया है। हाँ, हिंदुओं अच्छा। के सामने एकदम क्लैरिटी सी आ गई है। वो ये हुँ। कि जो 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 जिस तरफ मुसलमान झुके हुए दिख रहे हैं, उधर वोट नहीं देना है और वो बीजेपी का ही है, वो क्लियर कट कैंडिडेट होता है। तो ये हुँ। 2014 से पहले की राजनीति थी, जिसमें और उसमें कांग्रेस का, एसपी, बीएसपी सबका हाथ था कि इन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में ट्रीट किया और उनको एक फ्री वोटर के रूप में नहीं रखा। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, उनके खिलाफ एक नफरत पैदा की, इस वोट बैंक की राजनीति और अपीजमेंट की राजनीति के, और सक्सेसफुली 2014 में सेक्युलर राजनीति का तो पतन हो गया और 2019 में मुस्लिम वोट की जो राजनीति थी उसको दफन कर दिया गया। अब तो नए सिरे से जो इंडिया गठबंधन है उसको अपने नए औजार देखने होंगे, जिसके पास अ, उनको इतना तो सुध है कि मुसलमान एज एज सच बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही किसी व्यक्ति को वो वोट दे, ये सुनिश्चित करना अब इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो एक पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई सभी ने देखी। उनकी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, उसमें जो चेंज देखा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। उसके बाद फिर अब देखिए कि जब दानिश अली वाला मसला आया, तो राहुल गांधी उनके घर पहुँचे उनसे मिलने के लिए। आज़म खान जेल जाते हैं, तो अजय राय कोशिश करते हैं उनसे जाकर मुलाकात करने की। इन सब को नज़र में रखते हुए आपको लगता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं लेकिन मुसलमानों का वोट तो है ना, तो क्या राहुल गांधी करीब नज़र आ रहे हैं जाते हुए या मुसलमान क्या आपको लगता है देखिए, उनमें इसमें जी। इसमें दो राय नहीं है कि हुँ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि जो है वो वो अपने आप में सुधरी नहीं, बल्कि उनका पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ है। वो भारत जोड़ो से पहले का राहुल गांधी और भारत जोड़ो के बाद का राहुल गांधी बहुत डिफरेंट है। और हुँ। वो राहुल गांधी ने खुद भी माना है। पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी कोई बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं सड़कों पर उतर के एक बात तो जाना हूँ कि जो घर पे बैठ के होता है उससे आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होता है। भारत हुँ। जोड़ो यात्रा ने मुझे मौका दिया कि मैं जी। लोगों के बीच में बोलना सीखा हूँ, उनसे उनकी बातें समझना सीखा हूँ और अब मुझे लगा है कि भले ही मीडिया हुँ। को कोई भी मैनिपुलेट कर ले, लेकिन अगर मैं सड़क पर हूँ, हम सड़क पर हैं, तो सड़क पर खड़े नेता का कोई तोड़ नहीं होता है और मीडिया को उसको दिखाना ही पड़ता है। ये समझ मुझे पहली बार राहुल गांधी में बहुत अच्छे से दिखाई दी और इसमें हुँ। दो राय नहीं है कि मुस्लिम वोट भी उनको एक अपने लीडर के रूप में उभरता देख रहा है। वो अखिलेश उसके सामने नहीं टिकते हैं। उसके सामने ममता बनर्जी वगैरह बहुत फ्रेगमेंटेड दिखते हैं। मुस्लिम वोट को एज़ सच ऑल ओवर इंडिया मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी को अपना एक सेवियर के रूप में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति है जो जो बीजेपी के पॉलिटिक्स को रोक सकता है। आपने देखा होगा हुँ। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर मेड ऑफ मोस्टली मुस्लिम्स, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा जादू पैदा हो गया राहुल गांधी में। राहुल गांधी तो वही जी। राहुल गांधी है। वो कांग्रेस तो वही कांग्रेस है। लेकिन जब उनको लगा कि उनका आर्टिकल 370 बहुत आसानी से ले लिया गया उनके पास से और कोई उनका रिएक्शन ऐसा नहीं था कि इसको बचाने वाला कोई था। तो राहुल गांधी हुँ। जब यात्रा लेकर वहाँ पहुँचे तो उनको लगा कि एक ऑल इंडिया लीडर है, सेवियर के रूप में हमारे सामने है। तो एज़ सच उत्तर प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर और बाकी दूसरे राज्यों में भी, उन तेलंगाना में भी आप देखेंगे अगले चुनाव में, मुसलमान वोट बिना कहे कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया और राहुल उसमें एक फैक्टर है। उत्तर प्रदेश में जो जिनका नाम आप ले रही हैं आजम खान वगैरह का, और जी। अभी इमरान मसूद भी सहारनपुर का जो बड़ा नेता है वो हाँ, कांग्रेस के साथ आए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। समाजवादी पार्टी उनका पहला प्यार नहीं है इस समय। अब हुँ। अब पहला प्यार राहुल गांधी है और कांग्रेस है।
लेकिन इन दोनों को, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ये सोचना होगा कि अगर पहला प्यार मुसलमान का अब अखिलेश के बजाय राहुल गांधी है, तो दोनों को मिल जाना चाहिए। तो पहला प्यार बटेगा नहीं है। लेकिन अगर ये पहला प्यार बट गया दोनों में, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा। और इंडिया गठबंधन अगर उसका कोई असर है, तो सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जाकर है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला एकदम साफ है। केरल में ये गठबंधन काम नहीं आएगा, वामपंथी दलों और कांग्रेस का गठबंधन हो नहीं पाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई बंटवारा सीटों का होने की कोई उम्मीद है। पंजाब में कोई मुझे उम्मीद नहीं लगती, जहां पर दोनों की तीनों सबकी रस्साकशी है। बीजेपी अलग खड़ी है, शिरोमणि अकाली दल अलग खड़ा है, आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन और कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार हैं जो इंडिया गठबंधन को जमीनी धरातल पर सीटें दे सकते हैं। अदरवाइज ये नेशनल लेवल पर एक साइकोलॉजिकल गठबंधन है, और इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पर ही बचाना होगा। धरातल पर आप बचा सकते हैं तो वो यूपी और बिहार में बचा सकते हैं या महाराष्ट्र में बचा सकते हैं। अगर यहां पर भी नहीं बचाए तो इंडिया गठबंधन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हालांकि मेरी कोई दिलचस्पी ऐसी नहीं है कि इंडिया गठबंधन जीते या बीजेपी हार जाए, लेकिन अगर ये प्रयोग हो रहे हैं तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि ये सारा गठबंधन का जो खेल है, अगर आपको गठबंधन खेल के आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक एकता बतानी है, तो ये परसेप्शन का गेम है। यानी कि विपक्ष की एकता का मानसिक गठबंधन है ये। और रियल गठबंधन होगा तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में होगा। मुकेश सर, अभी आपने कहा कि अगर राहुल और अखिलेश एक साथ आ जाते हैं तो ये बेहतर होगा। राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ लेट अखिलेश यादव का जिस तरह का बयान आ रहा है राहुल गांधी के लिए सीट शेयरिंग को लेके, वो जिस तरह से रेस्टलेस हो रहे हैं, कह रहे हैं 65 रखेंगे 80 में से, बाकी पे बात होगी। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि जो भी बात होगी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की, वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद। इन हालात में अखिलेश यादव से किस तरह के कहें कि आउटलुक कह लीजिए कि उम्मीद की जानी चाहिए? क्या थोड़ा और समझदारी और पेशेंस रखने की ज़रूरत है? पेशेंस कम से कम दिसंबर तक तो रख लीजिए। कांग्रेस की अगर मंशा है कि वो अपनी ताकत को विधानसभा चुनाव में तोल लेना चाहती है, और अपना वो जो अगर कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में कुछ अच्छा करने की हैसियत में है, तो आप लोग उसमें बीच में क्यों रोड़ा अटका रहे हैं? अभी इंडिया गठबंधन तो यही था कि हम एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा ना बने। लेकिन आम आदमी पार्टी और अखिलेश ने ही तो था जो वहां जाके अपने कांटे बोने शुरू किए हैं। कांग्रेस ने तो नहीं किए। पॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं वो रोड़ा बन रहे हैं ना, वो रास्ते में आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने विधानसभा चुनाव में उनकी परवाह नहीं है, जहां तक मुझे दिख रहा है। वो अपनी राह जा रही है, जैसे हाथी चलता है अपने रास्ते में चलता है, और बाकी जानवरों की परवाह नहीं होती उसको। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इन राज्यों में उसी ढंग से चुनाव लड़ना चाहती है, और फिर ये हाथी अपनी चाहे वो अभी बूढ़ा हाथी हो गया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अपनी ताकत रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। और मैं बता दूं, ये चुनाव के तुरंत बाद जो बातचीत होगी वो कांग्रेस सेंसिबली करेगी। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन होगा ही होगा। और वो इस वजह से भी होगा क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस इस समय ज्यादा समझदार पार्टी है, और वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करे ही करेगी। आपने कहा कि समझदारी से फैसले करेगी कांग्रेस, लेकिन नीतीश कुमार का जैसा बयान आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो बिजी है विधानसभा चुनावों में, उसका ध्यान इंडिया ब्लॉक की तरफ है ही नहीं। तो क्या नीतीश या अखिलेश को इसका डर हो गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि बेहतर परिणाम होंगे कांग्रेस के, बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, तो क्या इनको ये डर हो गया है कि उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी और फिर सीट शेयरिंग का मसला और बड़ा एक मुसीबत बन के इनके सामने खड़ा होगा? पॉलिटिकल लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत करीब से इनको देखा हुआ है। इनकी पोजीशनिंग होती रहती है। ये मोल भाव का खेल चलता रहेगा जब तक होता नहीं है, और आखिरी सीट तक ये लड़ेंगे। महाभारत के 5 गांवों का फैसला जब नहीं हो पाया था, उस ढंग से भी होगा। लेकिन फाइनली इनको लगता है कि अगर नहीं साथ में रहेंगे
तो इनका अस्तित्व हाँ। नहीं रहेगा और इसलिए इनका गठबंधन होना लाज़मी है। लेकिन मुझे लगता है कि 4 राज्य होंगे जहाँ पर इस तरह की फैसले बहुत मुश्किल से हो पाएँगे और नहीं भी हो पाएँगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली, पंजाब पश्चिम बंगाल और केरल उसमें से 4 ऐसे राज्य हैं और ये फाइनली बिग लीडर्स पर फैसले होंगे इनके। हुँ। ये मुझे लगता है। लेकिन गठबंधन के जो उसूल हैं, जो नियम, कायदे कानून है, वो तो फ़ॉलो करना पड़ेगा ना, अगर गठबंधन में इतनी पार्टीज़ आती हैं, इंडिया अलायंस। देखिए परफेक्टली हैं, हर कांग्रेस पहले कह चुकी है ऑलमोस्ट सभी सीटों पर हो जाएगा। ऑलमोस्ट शब्द बीच में है। तो अगर अगर दिल्ली के साथ पंजाब की 13-20 और 1-2 और राज्य की 20 सीटें और 40 सीटें नहीं भी होंगी उसमें, तो इंडिया हुँ। गठबंधन एज़ ए साइकोलॉजिकल गठबंधन, एक नेशनल गठबंधन रहेगा और उसमें इन सीटों पर ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं हो पाया, जी। सीट शेयरिंग ठीक से नहीं हो पाई, तो तब बेकार हो जाएगा। हुँ। तो इनका डिफरेंशिएट इनके बिल्कुल बाइफरकेटेड स्टेट्स हैं और मेरी तो जहाँ तक जानकारी है उनकी सीटों की शेयरिंग बहुत आसानी से होने वाली है। जी। चलिए, आपने बिल्कुल सर, इतना कीमती वक़्त आपने हमें दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो कड़क खबर में फ़िलहाल इतना ही। न्यूज़ नशा से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।